फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे वर्ल्ड वार्स के क्या एरेनास थे। यानी कि एरेना का मतलब होता है अखाड़ा। जिस तरह है या बॉक्सिंग का अखाड़ा होता है या पहलवानी का अखाड़ा होता है, उसी तरह युद्ध का भी अखाड़ा होता है। अखाड़ा उस जगह कहते हैं जहाँ पे युद्ध लड़ा जाता है। तो क्या हुआ था कि हमारा कोल्ड वॉर के टाइम पे आपने जैसे कि पढ़ा होगा कि जो हमारा जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था वो एक कोल्ड वॉर के टाइम पे एक अखाड़ा बन गया था, जहाँ पे आके यूएसए और यूएसएसआर दोनों लड़ने वाले थे। मतलब एक ऐसा सिचुएशन आ गया था। तो उसे ही हम समझते हैं कि आगे क्या होता है। तो हमें पता है कि उस टाइम पे कि किस तरह से क्यूबा एक कोल्ड वार के टाइम पे अखाड़ा बन गया था, और जो हमारा जो कोल्ड वार था वो हमेशा कोल्ड ही रहा था। लेकिन कोल्ड वार बहुत सारे शूटिंग स्टार्स और हॉट वार्स में भी बदला था। शूटिंग स्टार हॉट वार वो बोलते हैं जहाँ पे खूनी लड़ाई होता है, जहाँ पे डायरेक्ट लड़ाई होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, कोल्ड वार के टाइम पे जो हमारा जो यूएसएसआर होता है वो वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में इनडायरेक्टली लड़ रहा होता है। इनडायरेक्टली कैसे, तो दो कंट्री को एक दूसरे से सपोर्ट करके। जैसे कि उस टाइम पे हमारा एक बहुत फेमस कोरिया वार है, एक वियतनाम वार हुआ था, एक अफगानिस्तान वार हुआ था और एक कॉन्गो वार हुआ था, जो उस टाइम पे कोल्ड वार के टाइम पे हुआ था। और ये सारे वर्ष यूएसए और यूएसएसआर की वजह से हुआ था, जिस वजह से हमारा कोरिया दो हिस्सों में बढ़ गया था, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। उसके बाद में हमारा वियतनाम भी दो हो गया था, पर बाद में वियतनाम यूनाइट हो गया। जो हमारी अफगानिस्तान वार था वो भी बहुत बड़ा वॉर में बदला था, जो अभी तक चल रहा है वर्ल्ड में, और अभी तक वहाँ पे अनस्टेबिलिटी है। और कॉन्गो वार हुआ था। तो ये सब जो हुआ था उससे एरेनाज बोलते हैं, जहाँ पे कोल्ड वार वहाँ पे दोनों कंट्रीज में लड़ाई हुआ था। दो मतलब कि कंट्री नहीं बोलेंगे, दो कंट्री के पार्ट में लड़ाई हुआ था, जिसको यूएसए यूएसएसआर इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे थे। तो मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल के लिए समझाता हूँ। ये हो गया हमारा कोरिया, मान लीजिए। तो उस टाइम पे क्या होता है, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ये नॉर्थ कोरिया, ये साउथ कोरिया है। तो क्या हुआ था कोल्ड वॉर के टाइम पे, कैसे मैं आपको समझाता हूँ कैसे लड़ाई होता था दोनों के बीच में। जो नॉर्थ कोरिया था उसको चाइना चाइना और यूएसएसआर सपोर्ट करता था, और जो साउथ कोरिया था उसे यूएसए सपोर्ट करता था। तो इस वजह से आप देखें तो दोनों के बीच में तो डायरेक्ट लड़ाई नहीं हो रही है, ना यूएसए डायरेक्ट लड़ रहा है ना यूएसएसआर डायरेक्ट लड़ रहा है, पर इनडायरेक्टली एक दूसरे को लड़वा के खुद को दिखाने की कोशिश करके। अगर यहाँ पे साउथ कोरिया जीतता है तो इनडायरेक्टली यूएसए का भी जीत होता है, और नॉर्थ कोरिया जीतता है तो दोनों इसका जीत होता है। यही होता था उस टाइम पे, और यही पूरे वर्ल्ड में अखाड़ा बन गया था। तो उस टाइम पे जो वॉर होता था उसमें क्या होता कि जो दोनों कंट्रीज होते थे दूसरे देश को तो लड़वा देते थे, और खुद पीछे हटते नहीं थे। मतलब कि वो दोनों लड़वाने चाहते थे और आगे लड़ाई बढ़ाते थे, पीछे नहीं हटते थे। तो एक दूसरे को लेकर के दोनों कंट्रीज में बहुत सारी गलत फैमिलियाँ भी, मिसअंडरस्टैंडिंग उस टाइम पे बहुत फैल गया था, दोनों यूएसए और यूएसएसआर। और उसके जो पॉलिटिकल लीडर्स होते थे उनके बीच भी बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, और उन दोनों का कम्युनिकेशन, डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन जो होता था, बहुत सारे लड़ाई के दौरान नहीं हो पाता था। हमारा जो कोल्ड वार हुआ था, वैसे तो उस टाइम पे बहुत सारे शूटिंग वार्स तो हुए थे, जैसे कोरिया में हुआ, वियतनाम में हुआ, अफगानिस्तान, ये सब बहुत सारे शूटिंग वार तो, लेकिन ये शूटिंग वार्स कभी भी न्यूक्लियर वार और वर्ल्ड वार में नहीं बदला था। ये किसका प्लस पॉइंट है कि इतने भयानक लड़ाई हुई थी, इसमें बहुत सारे लोगों की भी जान गई थी। कोरिया और वियतनाम और अफगानिस्तान में इतने लोग मरे थे, लाखों की संख्या में लोग मरे थे, हमले हुए थे, बॉम्ब गिराए गए थे, पर इसमें कभी भी ये न्यूक्लियर वार में नहीं बदला और वर्ल्ड वार में नहीं बदला। तो एक इसका प्लस पॉइंट देखा जाता है। उसके बाद क्या होता था कि कभी कभी जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज होती थी वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी दोनों कंट्रीज के बीच में मीडिएशन कराने का। कौन दोनों कंट्रीज, तो जो दो कंट्रीज वॉर में होती थे उनके बीच में मीडिएशन कराती थी। इसमें हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है, जो नाम के फाउंडर थे, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उन्होंने क्या किया था, पंडित नेहरू जी ने, उन्होंने कॉन्गो वार जब हुआ था तो इसमें दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, और मध्यस्थता करवाई थी। मतलब दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक मीडिएटर का रोल प्ले करके दोनों कंट्रीज़ के बीच में बात करवाए थे। दोनों को बुला के एक जगह पे दोनों कंट्रीज़ के लीडर को बात कराए थे, और जो लड़ाई था उसको वॉर के अखाड़ा से नहीं, युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि बैठ के डिप्लोमेटिकली बात करके लॉजिकली उसके सुलझाया था। तो एक अच्छा बात था जो उस टाइम के हमारे जो नाम कंट्रीज़ के लीडर्स थे वो करते थे। इसके अलावा जो हमारे जीवन का जो सेक्रेटरी जनरल होते थे वो भी ये रोल प्ले करते थे। वो हमेशा बोलते थे कि युद्ध को अवॉइड करने का। इसके साथ साथ वो जो सुपर पावर कंट्रीज़ थे उनको उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी याद दिलाते थे कि नहीं, सुपर पावर कंट्री जो है उनको वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी एक्सरसाइज करना है, उनका जो जो पावर है उसको मेंटेन करना है और वर्ल्ड में शांति बनाए रखना है। तो ये भी वो करते थे। इसके बाद आपको जो ये ईयर्स है इसको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे आपको इतना डिटेल में ये वॉर सब के बारे में तो नहीं पढ़ना है, पर आपको ईयर जरूर याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया तो शायद पूछे ईयर, तो आपको याद रख लेना है। अब जब भी दो कंट्रीज़ में जब वॉर होती थी तो जो यूएसए और यूएसएसआर होता था, मान लीजिए नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में वॉर, तो ये दोनों होता था, तो ये दोनों भी चाहता था युद्ध को टालना, रिस्ट्रिक्ट करता था। वो लोग भी चाहता था कि युद्ध ना हो भाई, युद्ध चले, युद्ध ना ही हो, क्योंकि इसमें इन लोग का भी बहुत नुकसान होता था। पर ये दोनों रहते थे म्यूचुअल सस्पेंस। और इस टाइम पे क्या हुआ था कि इन कंट्रीज़ के बीचों में बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग और
तो हमारा जो दोनों सुपर पावर कंट्रीज था यूएसए और यूएसएसआर, इसने क्या किया था कि बहुत सारे वेपन्स को बहुत हाई अमाउंट में बनाना शुरू कर दिया था, बहुत एक दूसरे को दिखाने के लिए या एक दूसरे कंपटीशन के जिसमें बहुत सारे वेपन्स बनाते जा रहे थे, बहुत सारे वेपन्स का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था, न्यू वेपन्स बना रहे थे, न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोडक्शन स्टार्ट, बहुत सारे वेपन्स उस टाइम पर बनाए गए थे। और जो वेपन्स था वो कहीं ना कहीं इन दोनों कंट्रीज़ को डायरेक्ट युद्ध में जाने से भी रोकता था, क्योंकि दोनों को पता था भाई दोनों बहुत पावरफुल, अगर युद्ध होता है तो रोकता था। उसके बाद उसका ये जो दो कंट्रीज होते थे तो इसके जो लीडर्स होते थे, जो हमारे यूएस या यूएसएस के लीडर थे, इन्होंने सोचा कि क्या हो अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकैलकुलेशन हो जाए दोनों कंट्रीज़ के बीच में, क्या हो जाए मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकैलकुलेशन हो जाए दोनों कंट्रीज़ को कि भाई मेरे पास इसने बहुत वेपन्स बने, या फिर कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट ही हो जाए, गलती से कोई न्यूक्लियर वेपन ब्लास्ट हो जाए, या फिर कोई कंट्री का जो अति था आर्मी का कोई सैनिक था वो मतलब कि शैतानी से अगर कोई दूसरे कंट्री पे युद्ध पे न्यूक्लियर वेपन भेज दे या कोई वेपन लॉन्च कर दे, तो या फिर कोई मतलब कि किसी भी तरह से अगर कोई युद्ध का कुछ चालू हो जाता है, तो ऐसे में दोनों कंट्रीज़ को कैसे पता चले कि भाई ये युद्ध नहीं शुरू किया गया था, इसके जो राइवलरी कंट्री थे इन्होंने युद्ध नहीं शुरू किया था, बल्कि कोई एक्सीडेंट हो गया था या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। अगर गलती से मान लेते हैं यूएसए के कोई सैनिक की गलती से कोई वेपन लॉन्च कर देता है यूएसएसआर, तो ये समझेगा कि यूएसए ने अटैक किया, तो फिर दोनों कंट्रीज वॉर में चले जाएंगे। कैसे पता चले ये एक एक्सीडेंट था? इसको लेकर के दोनों ने सोचा कि कुछ ट्रीटीज बनाए, यूएसए और यूएसए ने डिसाइड किया एक साथ बैठ के क्यों ना हम कुछ ट्रीटीज बनाते हैं, कुछ ट्रीटी करते हैं हम दोनों आपस में, जिससे हमारा जो न्यूक्लियर वेपन है उसको उसके प्रोडक्शन को लिमिट कर सके, और जो हमारा जो वेपन्स का प्रोडक्शन जो हम इतना वेपन्स करते हैं उसको कहीं से उसको हम लोग एलिमिनेट ना करें, लिमिट कर सके, कुछ कन्वर्टिंग करें फ्रॉम वेपन के, और एक स्टेबल बैलेंस जो वेपन्स का था उसको बनाए रखें। इसको लेकर के 1960s में क्या होता है, यूएसए और यूएसएसआर ने कुछ ट्रीटी साइन की थी जो यहाँ पे है। तो यूएसए यूएसएसआर ने कौन कौन सी ट्रीटी साइन की थी, तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे कुछ ट्रीटी, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। ये ट्रीटी क्या है, तो इस ट्रीटी को अगस्त 1963 में यूएसए और यूएसए प्लस यूएसएसआर और यूके जो हमारा इंग्लैंड है, इस तीनों के प्रेसिडेंट ने मिलकर साइन किया था। इन तीनों ने मिलकर साइन किया था। तो लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, लिमिटेड का मतलब होता है उसे रोकना, उसके लिमिट करना, टेस्ट मतलब क्या होता है किसी चीज़ का परीक्षण करना, बैन क्या होता है उस पर रोक लगाना। ट्रीटी मतलब इसमें क्या था, इस ट्रीटी में क्या था कि जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके टेस्टिंग पे बैन करना। वो जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको ना तो एटमॉस्फेयर में, ना ही आउटर स्पेस में, और ना ही इनको अंडर वाटर। ये जो हमारा जो है इसके अंदर जो हमारे लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी के अंदर क्या हुआ था कि न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्टिंग को ना आप एटमॉस्फेयर में उसको टेस्ट कर सकते, ना आउटर स्पेस में, ना अंडर वाटर में। इसको मतलब कि एक तरह से रोक ही दिया था, भाई कहाँ करेगा, ना एटमॉस्फेयर में ना करे, ना आउटर स्पेस, अंडर वाटर, तो भाई कोई जगह ही नहीं करने का। तो इसने टेस्ट जो था बैन लगा दिया था न्यूक्लियर वेपन्स के उनको टेस्ट करने पे। सेकेंड हमारा ट्रीटी है नॉन प्रोलिफरेशन। इसका ये किस ईयर में हुआ था, तो इसका ईयर हमें याद रखना है 1963 में। यहाँ पे लिखता हूँ अच्छे से, 1963 में 1963 में ट्रीटी हुआ था यूएसए, यूएसएसआर और यूके के बीच में। अब हमारा जो सेकेंड ट्रीटी है वो है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इस ट्रीटी में क्या हुआ था कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी था जिसका ऑब्जेक्टिव था कि न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के स्प्रेड पे रोक लगाना, मतलब और जो न्यूक्लियर एनर्जी उसका पीसफुली यूज करना, ना ही आप न्यूक्लियर वेपन्स को आप किसी दूसरे देश को दे सकते हो, किसी और कंट्री, ऐसा नहीं कोई फ्रेंड कंट्री आप उसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे दो, देखो भाई ऐसे ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स बनता है, फिर वो बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर देंगे, तो पूरा वर्ल्ड में न्यूक्लियर वेपन्स हो जाएगा, हर तरफ न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी। इसलिए न्यूक्लियर वेपन्स के ना ही आप टेक्नोलॉजी को, ना ही न्यूक्लियर वेपन्स को, और ना ही न्यूक्लियर वेपन किसी भी तरह से आप उसको स्प्रेड नहीं कर सकते। और जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी था उसको पीसफुल वे में, यानी आप मतलब पीसफुल क्या, न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज करने के लिए बनाया गया था कि उसको पीसफुली यूज करें, सिविल यूज़ के लिए, लोगों के भलाई के लिए, ना कि एक दूसरे को मारने के लिए। तो इस ट्रीटी में यही कहा गया था, जिसको 1970s में इसको एक्सरसाइज में लाया गया था। उसका थर्ड ट्रीटी हमारा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। ये ट्रीटी क्या करता है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को पे लिमिट करने के लिए लाया गया। तो उसका कुछ सॉल्ट थे जो मतलब कि स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेड ट्रीटी, जिसमें वो कंट्रीज़ के लीडर्स बैठते थे, यूएसए यूएसएसआर के प्रेसिडेंट बैठ के आपस में डिसाइड करते थे इतना, वो अपना बताते थे कि मैंने इतना वेपन्स बनाया है, उसने बताया इतना वेपन्स बनाया, और कोई मिसकैलकुलेशन है उसके लिए था। तो यही था हमारा अभी तक एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर में।